वेलकम बैक नाजरीन हम कतर के हवाले से प्रोग्राम के इस रंग में बात करेंगे। जो कतर में एक अनप्रेसिडेंटेड जिस तरीके से टारगेट इजराइल ने किया है, आज सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौमी यकजहती करने के लिए जो है वो इजहार यकजहती करने के लिए कतर के साथ एक दौरा रोज़े पे दौरा जो है वो उधर टूर करने के लिए ऑफिशियल उधर पहुँचे हैं कतर में। इस हवाले से देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या तासुर जाएगा। खालती साहब सर, इसमें क्या समझते हैं कि एक तो पहले आप ज़रा बता दें कतर के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएशन का हक़ रखते हैं, क्या समझते हैं कि रिटेलिएशन की जाएगी तो क्या सिंबॉलिकली की जाएगी जैसे ईरान ने पहले किया था, या कि एक अपनी मफाद के लिए अपनी सॉवरेनिटी के लिए पूरे तरीके से आगे आएंगे? दूसरा ये कि शहबाज साहब का जो वज़ीर आज़म साहब का आज का दौरा है उसको किस तरीके से देखते हैं सर? जी, कतर रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, मैं क्लीन स्वीप स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, कतर इत्तेहादी है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका के एक इत्तेहादी पर, और जिसमें सबसे बड़ा उनका जो बहरी यूँ समझ ले बेड़ा भी वहाँ पर है, एक अमेरिकी अड्डा जो है सबसे ज़्यादा वो कतर में है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है जी। उसके बावजूद वहाँ हमला हो रहा है जी। दूसरी तरफ अमेरिका का इत्तेहादी था यूक्रेन जी, रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिका उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। ये मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका को बता दिया गया था, बल्कि बताया गया नहीं, उनसे इजाज़त दी गई कि हम कतर पे हमला करने जा रहे हैं, आपके भी वहाँ जहाज़ खड़े हैं, आपकी वहाँ इंस्टॉलेशन है, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। और अमेरिका को ये कहा गया कि हम उसी तरह ही हमला कतर में करने जा रहे हैं हमास की लीडरशिप पे, जिस तरह से आपने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एबटाबाद वाक़े में उसामा बिन लादेन पे किया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात अब ये मैसेज देने का मतलब क्या है? बिल्कुल, ये मैसेज देने का मतलब आप पूरी दुनिया की हिमायत लेना चाह रहे हैं, आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमास वाले जो हैं वो दहशतगर्द हैं और हम जो हैं अच्छे हैं। हमने जो गजा में तमाम नस्ल इंसान को बर्बाद करके रख दिया, बच्चे मार दिए, खवातीन मार दी, और अपने आप को आप अभी भी सिविलाइज्ड कहते हैं और दहशतगर्द नहीं कहते, दहशतगर्द दूसरों को कह रहे हैं। ये मुनाफिकाना रवैया है। आज अगर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो ये शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है। ठीक है। इस वक्त क्या फायदे होंगे इससे पाकिस्तान को? वैसे पाकिस्तान को जी, ये बात बहुत अच्छा सवाल है। इंसानों के दरमियान, शहरों के दरमियान मोहब्बतें होती हैं, मुल्कों के दरमियान मफादात, सफारती मफादात। बिल्कुल जी। कतर ने हमेशा हमें कर्जा भी दिया, बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा भी हुआ। इस वक्त कतर को हमारी ज़रूरत है कोई उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हो, क्योंकि जो इसराइल है वो अमेरिका का बगल बच्चा है। इसराइल के खिलाफ जाना कोई आसान बात नहीं है। एक स्टेटमेंट दे देना वो और बात है, MBS ने भी दे दी और लोग भी स्टेटमेंट, और ममालिक के लोग भी स्टेटमेंट दे देंगे। तो सिलसिला जारी है समानतों का। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का दौरा जाहिर करता है कि हम कतरी अवाम के साथ खड़े हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, जैसे ईरान के साथ हमने बेहतर ताल्लुकात किए उसके मुश्किल हालात में। अब क्योंकि एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा ये पेट्रोल की रिलेटेड, जो तमाम तर हम बात करें तो LNG की बात करें तो इससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, मज़ीद जो है वो तिजारत करेगा कतर फिर पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, वो हमें LNG भी प्रोवाइड करेगा, हमें पेट्रोकेमिकल्स भी देगा, लेकिन पहले इस वक्त वो क्राइसिस में है, उसे उस वक्त क्राइसिस में एक कंधे की ज़रूरत है, और वो कंधा हम देंगे। हमारी अहमियत है क्योंकि हम वाहिद एटॉमिक पावर्स हैं जो इस्लामी दुनिया में वाहिद एटॉमिक पावर्स हैं। अब हमारा जाना एक जेस्चर जाहिर करता है कि हम ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हैं, लेकिन दुख मुझे उसका है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज की एक फौज भी बनी हुई है जी। वो फौज कहाँ पर है? जिनके सरबराह जनरल रहीद शरीफ साहब हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब अमेरिका ने इत्तेहादी बनाया हुआ कतर का, कतर का डिफेंस उन्हीं के हवाले है भाई। इसका मतलब तो यही है कि आपने हमला किया है। फिर कतरी हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हम इन्हीं लोगों ये तो सबके लिए अलार्मिंग है ना। इसी पे इजाज मलिक साहब से पूछ लेते हैं। सर, ये बिल्कुल जैसे खालती साहब फरमा रहे हैं कि ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है सब मुस्लिम ममालिक के लिए कि जब नेतन्याहू जो इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर है वो ये कह रहा है कि जहां पर भी हमास की तंजीम होगी तो हम उसमें कोई हेजिटेट नहीं करेंगे, हम वहां पर हमला करेंगे, अलल ऐलान ये चीज़ कह रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंप्रेशन देना चाह रहा है? देखिए जी, वो ग्रेटर इजराइल का जो उसका एजेंडा है जी, वो उसको परसू कर रहा है जी। यही टारगेट
माजी में आप देखें तो मोसाद जो है जी इस तरह के जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते थे उनको वो खामोशी से कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए दुनिया में उनको शहीद कर देते। जी अब वो सिंबॉलिकली ओपन फोर्स एप्लीकेशन से ये काम इसलिए कर रहे हैं जी कि दुनिया के ममालिक को एक मैसेज जाए कि हम जो कुछ करना चाहते हैं जी। वो हम हर कीमत पे करेंगे, तो कोई जो है वो हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। ठीक है। और इस चीज में उनको अमेरिका की टेसिट अप्रूवल हासिल है जी इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल इम्प्लाइडली बिल्कुल जी। जहां पे अभी हमारे साथी ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों की फौज कहाँ है, इसमें देखिए जी राहिल शरीफ साहब तो उसके एक सरबराह के तौर पे एम्प्लॉयड है ना जी। वो कोई पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर तो नहीं है। जी बिल्कुल। डिसीजन तो वो मुल्क करता है जिसने वो फौज बनाई थी जी और फौज बनाने में उस मुल्क के अपने मुफादात थे जी। इसको उस ये कहना कि वो मुसलमान मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन है, वो तो बनी फौज जो थी वो इजराइल के खिलाफ थोड़ी बनी थी, वो तो यमन और ईरान के खिलाफ जो है एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया था ताकि एक सिक्योरिटी का एक तासुर दिया जा सके जी। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो कुछ करेंगे, आज तक ओआईसी ने क्या किया जी। हम जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं, आज तक किसी ने इससे पहले कभी उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली कुछ किया है? ये मुस्लिम मुल्क ही तो हैं जो जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड की है, ये मुस्लिम मुल्क ही जो हैं जिन्होंने तिजारती ताल्लुकात इजराइल के साथ रखे हुए हैं जी। तो इन्हीं हालात की वजह से और हमारे मुस्लिम ममालिक की बशमूल कतर के, बड़े मैं अफसोस से ये बात कहूंगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका कभी भी इजराइल के मुफाद के खिलाफ जो है कोई कदम नहीं उठाएगा जितने मर्जी। अच्छा इसमें जासब इसमें ये बताएं कि अरब मुमालिक के साथ अमेरिका की दोस्ती में क्या फिर कमी आएगी, क्योंकि कतर एक बहुत बड़ा अलाय है, साथी है उसका, और कतर पे हमला हो जाना, फिर सऊदी अरेबिया को भी तो अब ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि अगर कतर पे आज हमला हो सकता है तो कल को सऊदी अरेबिया की तरफ भी रुख कर सकता है इसराइल। देखें जी, बदकिस्मती की बात यह है, सच कड़वा सच ये है जी कि तमाम गल्फ या मिडिल ईस्टर्न जितने मुस्लिम रियासतें हैं जी वहाँ सब में बादशाहतें हैं जी और शेखडम्स हैं जी। वो सब जो हैं वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जी वो अमेरिका और वेस्ट के साथ उनकी अलायंसेस हैं, उनका जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये 2-4 दिन ये शोर मचेगा जी और उसके बाद ये सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी जी। हमारे जो अरब मुल्क है वो तो सारा उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका को जो है खुश रखे। आपने अमेरिका वो ट्रम्प का वो स्टेटमेंट या इंटरव्यू आपको याद होगा जिसमें ट्रम्प ने कहा कि मैंने जो है सऊदी किंग को ये कहा कि तुम लोग एक दिन हमारे बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, हमें पैसे दो, और मैंने फिर उनकी जो है ना गर्दन पे अंगूठा रख के उनसे पैसे निकलवाए। ठीक है, जब वो सऊदीया का विजिट करके आया था। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जी। बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने इतने हमें वसाइल दिए हैं, लेकिन हम बजाय कि अल्लाह की फतह नुसरत के ऊपर यकीन करें, हम ये समझते हैं कि ये दुनियावी जो ताकतें हैं ये हमें बचा लेंगी, तो वो तो फिर ऐसा नहीं होगा ना जी। अल्लाह का अपना एक निज़ाम है जी, तो हम जब तक अल्लाह के निज़ाम की तरफ नहीं रुजू करेंगे जी, हमें तो ये जो है ना बदकिस्मती से ये जो मार पड़ रही है ये इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। शराज साहब हमारे साथ हैं जी। मैं शुरू से सर बिल्कुल मुझे जरा इस पे आपका भी तजिया चाहिए थोड़ा सा। आप देखें कि अमेरिका एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड के एग्रीमेंट की बात करता है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को उसे मानना चाहिए, फिर जो है वो जैसे इजाज मलिक साहब फरमा रहे हैं कि टेसिट अप्रूवल भी मिल जाती है इजराइल को कि कतर पे हमला कर ले, तो फिर किस तरीके से मिडिल ईस्ट भी जो अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जाए? मैं शुरू से ही आपके प्रोग्राम में हूँ, आप बात भी और भी बात किया है। मैं इस पर चाहता हूँ आप देखिए गलत झूठ पर मत है
कि अमेरिका की मर्जी के बगैर शराज साहब की आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है अभी तक। आपको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ जी कि अमेरिका को मर्जी के मुताबिक ये हमला किया, स्पेसिफिक 9/11 के और हमला किया। मैं गुजारिश करूंगा शराज साहब अपनी प्लेस चेंज करें, इंटरनेट का इशू आपकी तरफ से है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। खालिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। ये जो है एक इंटरनेशनल देखें आजकल बड़ी टॉप स्टोरीज आ रही हैं। पहले हमने देखा कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ कि अवामी एहतजाज हुए और उसके बाद जो है वो हुकूमतों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सिचुएशन अब ये बनी है नेपाल की। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ये भी तजिया दिया जा रहा है कि इसका कंपैरिजन जो है सरकास्टिकली पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे नेपाल के हवाले से एक ओवरऑल डेमोक्रेसी जो इंटरनेशनली है उसके हवाले से ज़रा क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं फिर पाकिस्तान पे आते हैं हम। अच्छा जी, अगर हम इसको देखें ना जी, ये कोई वेव जो आई है इनकलाबी वेव, बिल्कुल ये कोई पहली बार नहीं आई जी। इससे पहले भी एक बैकग्राउंड है 15 साल पहले का। 2010 में अरब स्प्रिंग्स भी आई थी जी। तमाम अरब ममालिक में लोग उठ खड़े हुए थे, सीरिया में, इजिप्ट में, मतलब वहाँ से शऊर जो होता है ना, एक मुल्क में अगर कहीं मुजाहरे हो रहे हैं, इनकलाबी वेव आ रही है तो वो ट्रांसफ़र होती रहती है। वो नेपाल में भी आ गई। अब नेपाल में थोड़ा सा लेट आई, वहाँ नो डाउट जमहूरियत थी, लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो जमहूरियतें हैं वो हर जगह नेशनल गवर्नमेंट बन रही है। जो नेशनल गवर्नमेंट है वो आज़ादी इजहार का, जो राय का इजहार है उसको वो सलब कर रहे हैं। मसलन आप किसी भी मुल्क में जाके देखें, वो इंटरनेट की बंदिश, फायरवॉल्स बहुत सी जगहों पे लग रही हैं। कुछ ममालिक बता रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के नहीं बता रहे। यही चीज़ इन्होंने इम्पोज की काठमांडू में, नेपाल में। अब नेपाल की आवाम ने देखा कि हमारे पास आज़ादी इजहार ही नहीं है। जब आज़ादी इजहार नहीं है तो जमहूरियत कहाँ है? जहाँ जमहूरियत ही नहीं है तो फिर इंसानी हकूक़ किस बात के हैं? तो वो नौजवान है, जिस मुल्क में नौजवान क़यादत संभाल लें, जेन जी। अब वो जो जेन जी है फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इनकलाबी लहरें जब आती हैं, हमने तारीख से, इनकलाबों की तारीख से ये सीखा है कि वो एक वेव की तरह चलती हैं, वो लहरों की तरह चलती हैं, उनको डायरेक्शन दी जाती है। इनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, जिसका नुकसान ये हुआ है फिर ब्लडशेड भी होता है और उसके बाद फिर इसी तरीके से हुकूमतों को जो भी रेस्क्यू करना पड़ता है, जिस तरीके से वजीर आजम साहब को जो है और मिनिस्टर्स को हेलीकॉप्टर पे रेस्क्यू किया गया। जी। इनकलाब में यही होता है कि नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, ऊपर वाली चीज़ें अब इनको, इनकी वाइफ को जला दिया गया। ये मैं कहता हूँ ये इंसानी अलमिया है, ठीक है। वो भाग गए, भाई उनको भागने ना देते, उनको पकड़ते, उनको सजाएं देते और उनके ट्रायल चलाते कि ये देखें इन्होंने ये मुल्क को लूट के खा गए हैं। अगर ये चीज़ें करते तो हम समझते कि इनकलाब, फिर वहाँ पर कोई इनकलाबी क़यादत हमें उस तरह से नहीं नज़र आती जिस तरह लीड करने वाला नहीं था, लीड करने वाला जैसा फिडल कास्ट्रो था, जैसे चे गवीरा था, जैसे चीन का मोजे तुंग था। अगर इस तरह की नजर आती तो आज नेपाल बेहतर होने की तरफ जाता, लेकिन जमहूरियत कमजोर हुई। अब फौजी इक़्तिदार आ गया, फौज आगे आ गई है। अब हर चीज को जब फौज देखेगी तो फौज का एक अपना एंगल होता है। फौज सरहदें तो संभाल सकती है, फौज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, फौज सियासत। ठीक है, इसी पे मैं इजाज मलिक साहब से तरह पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। सर, जैसे ये खालती साहब फरमा रहे हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हुई और बात असल जो है वो जेनजी की है कि इंटरनेशनली अब देखें कि जो नौजवानों के अंदर एक एग्रेशन आ रहा है, वो एक रिबेलियस बिहेवियर आ रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? जी यकीनन इसलिए है कि तमाम ममालिक में जमूल जो बड़े मुल्क हैं जो कि इंडस्ट्रियली या इकोनॉमिक्स के एतबार से एडवांस हैं, वहाँ पे इस वक्त एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है सारी दुनिया जी, और उसकी वजह से हर तरफ अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जी, और मीडिया के जरिए लोगों को हर वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो स्पार्क करती है इस तरह की रिबेलियस जो है ना टेंडेंसीज को जी। इसलिए वहां पर भी हमने देखा कि ये नौजवान जो हैं
ये इनकी कोई बहुत ज्यादा लीडरशिप नहीं थी जी, लेकिन ये निकले और फिर जब एक खास लेवल तक लोग निकल आते हैं तो फिर जो फेंस सिटर होते हैं, वो लोग जो घरों में बैठे होते हैं इस उम्मीद पे कि यार किसी ने निकलना नहीं है तो हम हमारे निकलने से क्या फर्क पड़ेगा, फिर वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये फिर सबब बनता है इस तरह के जो है आप कह लें इनकलाब का जी, लेकिन ये कोई स्टेबल मॉडल नहीं है जी। अल्टीमेटली ये जो क्राउड की जो वजह से जो हुकूमतें चेंज होती हैं वो मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ लेके जाती हैं, मुल्क को मजीद डिस्टेबलाइज करती हैं, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो सड़कों से नहीं होती। गवर्नेंस जो है वो जैन जी के नारों से और जो है ना जोश और जज्बे से नहीं होती। गवर्नेंस के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एक विजन चाहिए होता है और उसके लिए बहरहाल एक अच्छी सियासी क़यादत जो है उसकी जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा सर खालती साहब, मुझे इसमें ये बताएं कि दुनिया के जो जमहूरी मुल्क हैं और उनके सियासतदानों को, और ख़ासतौर में पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पे अच्छी खासी डिबेट चल रही है, आपने भी इसमें देखा होगा और इस पर कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सरकास्टिकली कहती है कि हुकूमती नुमाइंदों को सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे सर? जी, तहरीक कोई मवाजना बनता है? हाँ जी, बिल्कुल बनता है और करना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की अच्छी बात है कि वो मुवाजना कर रहे हैं। अगर भाई मुवाजना कर रहे हो तो इस बात पे इमरान खान को वोट मिले थे, इमरान खान वजीर आजम बने, तो वो तब्दीली कहाँ गई? वो तब्दीली तो कहीं गुम हो गई। सिर्फ इमरान खान का चेहरा बाहर नजर आ गया, लेकिन अवाम को वो सहूलियात तो नहीं मिली। अवाम के महंगाई के मसाइल वैसे के वैसे रहे, अवाम की बेरोजगारी के। शराज साहब हमारे साथ हैं पूरे प्रोग्राम से, उनका नेट का इशू बन रहा था आई थिंक सो। शराज साहब, सर हम बात कर रहे हैं नेपाल की सिचुएशन के हवाले से और कतर पे भी हमने बात की है, आप दोनों पे अपना तजिया दे सकते हैं, बताइएगा सर। शुक्रिया। मेरी तरफ से कोई नेट का इशू नहीं था, बहरहाल जिधर से भी जी था, जी सर, कंटिन्यू मैं तो शुरू से ही आपके साथ हो चुकी, मैंने कमिटमेंट की थी। बहरहाल एनीवे जी, मैंने गुफ्तगू सुनी है। देखें, एक बात समझें जी, मैं किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए तो बात नहीं करूंगा जी। एक बात सिर्फ मुझे कहनी है कि पाकिस्तान के लोग सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में हैं जी, और जब सैलाब आया, पंजाब के अंदर डूब रहा था पंजाब, तो हमारे पास तैयारी कोई नहीं थी। आफत बहुत बड़ी है, डिजास्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास तैयारी नहीं है और हर साल ऐसा होता है और अब ज्यादा हुआ है। ठीक है। जब पंजाब डूब रहा था तो हमारा सारी अस्करी क़यादत और सारी जो सिविल क़यादत है वो चीन के अंदर मौजूद थी, जबकि अवाम के नुमाइंदे या जमहूरियत जो होती है उसमें अवाम के नुमाइंदे लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके सर पर खड़े होते हैं जी, वहां पर नहीं थे। आज मुल्तान के बंद जो तोड़ने थे वो टूटे, वो तोड़े नहीं, और जो नहीं तोड़ने थे वो तोड़ दिए, और मुल्तान को डुबोया, सिंध को डुबो रहे हैं। इसी तरह इतनी तबाही फैली हुई है कि मेरे मुल्क के लोग बहुत मुश्किल में, हम हालत इमरजेंसी में है बिल्कुल। और एक जहाज भर के वजीर आजम साहब कतर में चले जाते हैं, वहां जाकर क्या कर लेंगे? वो एक सिंबॉलिकली हमदर्दी के तौर पर क्या कर लेते? आपने वजीर खारजा को भेज दें, वजीर खारजा काफी नहीं आपकी रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको तो अगर आवाम के खालदी साहब ये फरमा रहे हैं कि ठीक है, अब खालदी साहब ने भी यही फरमाया, मैं भी शायद इनकी बात से मुत्तफिक करूंगा सर, माजरत के साथ हमारी जरा सुन लीजिएगा कि एक इंटरनेशनल इस्लामिक, मैंने सुना है उमर, मैंने सुना है, डोंट रिपीट इट बैक बिकॉज़ यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम एज वेल एंड द ऑडियंस टाइम एज वेल, बट व्हाट आई एम सेइंग, माय नैरेटिव इज that you can send one person to show solidarity with Qatar, but what are you going to help Qatar? Because सर एक दिन से सर हमारी भी तो सुन लें आप, ये देखिए ये एक बैनुल अक़वामी सतह पे, मैं सिर्फ पाकिस्तान का एक मुस्लिम उम्मा है, 57 कंट्रीज है जिसके अंदर, और उस पे एक सॉवरन कंट्री के ऊपर अगर एक इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर की क़यादत के अंदर इसराइल अगर वो पे टारगेट करता है, तो क्या अगर पाकिस्तान का वजीर आजम उधर पहुंच के यकजहती दिखाता है तो इसमें क्या बुराई है सर? But the question is my
ऑन पीपल, हमारे जो लोग हैं वो मुश्किल में हैं, उनको चाहिए। इस पे आपका पॉइंट आ गया, आप कहते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम 57 मुल्कों के मामे चाचे तो नहीं लगे हुए यार, हमारी मदद के लिए कौन आता है मुझे ये बता दें। हाँ, वो हमें कर्जे देते हैं, लेकिन अमेरिका की मर्जी के बगैर, जिसकी हम एतादी हैं, जिसे हमने नोबेल अमन प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यानी वो हमने दिया, प्रपोजल दिया है कि उसको नोबेल अमन दिया जाए, उसकी मर्जी के एन मुताबिक इसराइल ने 9/11 की वजह से, अपने मसल शो करने की वजह से, वहां पर तो फिर आपका मेन जो जनरल असेंबली का इजलास है उधर भी नहीं जाना चाहिए, उधर भी नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मेरा सवाल है ना सर, अब मेरे एक पॉइंट तो मुकम्मल होना चाहिए। देखिए, आप एंकर हैं, आपको चाहिए कि मैं जब बात कर लूं तो अपनी बात फिर उसको आपने जो अपोजिट करनी है वो कर दे। मेरा और आपके दरमियान जो गैप आ रहा है, चूंकि मैं लाइन पर हूं और आप डायरेक्ट हमने सामने बैठा, सर आप कंटिन्यू करें, सर आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं अर्ज करता हूं कि जब आप अमेरिका ने, इसी कतर ने जहाज पूरा तोहफे में दिया था अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को, वही डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने बताकर हमला किया, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी है विटक्राफ्ट, उसको कहता है कि लेट कतरीज टू इन्फॉर्म दैट इजराइल इज गोइंग टू अटैक यू। अब आप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो नैरेटिव ये है जिस पर वो इलेक्शन लड़ा है कि मैंने गाजा की जंग बंद करवाना है, मैंने यूक्रेन की जंग बंद करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट भी आपका आ गया पाकिस्तान, आपका ये पॉइंट आ गया है। अगली बात सुने जो लेटेस्ट है जी। लेटेस्ट ये है कि नेतन्याहू ने, इस्राएली वजीर आजम ने आज 2 मिनट का 9/11 के में जो प्रोग्राम अपना जारी किया है, उसमें 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया, उसमें ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया है कि जो भी हमें वार्निंग दी है, हमें थ्रेट किया है कि जो भी मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देगा, उससे बात करेगा, हम उसके साथ यही करेंगे जो हमने कतर के अंदर किया है। तो आप ये अंदाजा करें कि हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, हम अमेरिका को थ्रेट कर सकते हैं, नहीं सकते। आपका पॉइंट सर आ गया है, आपका पॉइंट आ गया सर। अब इसमें तो मुझे जी, तो मेरा पॉइंट आ गया, तो मेरी अगली बात भी सुने ना। मेरा पॉइंट ये है कि हम अपनी लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए बातों को ट्विस्ट तो करते हैं कि हमने बड़ी सॉलिडेरिटी दिखा दी। अब आप कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास सालाना होता है, सेरेमोनियल होता है, वहां पर रेस इस बात की है कि हमारा किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी साइड लाइन पर फोटो बन जाए। वहां पर 2-3 जो ग्रुप्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी साइड लाइन पर मुलाकात हो जाए, एक हाथ मिलाने की बात हो जाए। इतनी बातें, मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं होने वाला। और जिन मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट वहां नहीं जाएंगे, तब भी अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास हो जाएगा। यहाँ पर रेस सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारा शेक हैंड हो जाए। ठीक है, इतनी सारी बात है, इसके अलावा मुल्क का कोई फायदा नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, इजाज मलिक साहब, सर शराज साहब को अगर आप इस पे जवाब देना चाहें, क्या जैसे वो फरमा रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होना उधर कतर जाने से? देखें, मैं शराज साहब के जज्बात की कदर करता हूँ जी, तो सच्चाई तो बयान कर रहे हैं, लेकिन देखें मुल्कों की जो कमेटी है उसमें रहने के कुछ तकाजे होते हैं जी। इंटरनेशनल रिलेशन तो हम जज्बात के साथ तो हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे कतर के साथ जो हैं ताल्लुकात हैं हमारे, उनके तरफ से ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में वो हमें बहुत मदद कर रहे हैं, और हमारे उनके साथ दिफाई ताल्लुकात भी हैं जी। तो अगर वो एक दिन के लिए चले गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उससे है तो ये सेरेमोनियल चीज ही, जाहिर है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर एक दिन मुल्क में भी होते तो क्या फर्क पड़ जाना था जी। वो कल तक मुल्क में ही थे ना जी, तो कल तक कौन सा उन्होंने वो सलाब के आगे बांध दिए। तो मेरा ख्याल है हमें मुल्की सियासत को और इंटरनेशनल जो है रिलेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही हैंडल करना चाहिए। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जी कि सियासत को छोड़ के आपको जिसको अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसको सर अंजाम दे। सर हर फायदा हमें फिनेंशियली नहीं देखना चाहिए। इजाज़ साहब
बिल्कुल जी, मैं एक सिर्फ बात करने लगा हूँ, आपकी मोतबर राय है। जी। जब कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो कतर फैसिलिटेट कर रहा था। दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ, हम पाकिस्तानी भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। तो इस तरह से कतर फैसिलिटेट करता है। और जो हमास का वहाँ दफ्तर बना के दिया या तालिबान का दफ्तर बना के दिया, ये भी अमेरिका के कहने पर बना के दिए, उसके बावजूद भी अटैक हो गए। आपको शायद याद होगा कि जब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाएगा तो आपने ये तासुर नहीं देना कि अमेरिका हार के जा रहा है। उन्होंने कहा अगर हमने ये तासुर ना दिया तो हमारे जो तालिबान हैं वो आईसिस, दैश और अलकायदा को ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमने तासुर दिया कि अमेरिका शिकस्त खा के जा रहा है तो उनके लोग भी, दैश के लोग भी और अलकायदा के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ जाएगा। तो ये नहीं है कि कतर कोई आम मुल्क है और पाकिस्तान को वहाँ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, पाकिस्तान के ये भी इंटरेस्ट हैं कि तालिबान भी कैसे कंट्रोल होते हैं, अमेरिका के जरिए वाया कतर कैसे कंट्रोल होते हैं, ये भी हमें इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। ठीक है शराज साहब, सर कंक्लूडिंग योर आंसर कि आप इस पे जवाब क्या देंगे? एजाज मलिक साहब ने जो फरमाया, खालती साहब ने फरमाया, एजाज मलिक साहब ने बता दिया ना कि प्राइम मिनिस्टर हैज नो वैल्यू इफ ही इज इन द कंट्री और इज नॉट इन द कंट्री। वो तो अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही जो है ना, ये तो कोई जवाब नहीं है ना सर, ये तो सर शराज साहब ये क्या अब अपना जवाब दे दे, इस पे कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब दे दे। नहीं, एजाज साहब ने खुद ही बता दिया कि अगर वो होते तब भी सर वो उनका तजिया, आपका कोई जवाब है तो इस पे बताएं, वरना फिर मैं कंक्लूडिंग की तरफ से मैं अपना फिर आपको जो है वो देता हूं इस पे एनालिसिस। ठीक है, आप एनालिसिस दें, आप एंकर हैं, आपका टाइम है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने खुद ही कह दिया अपनी बात को, ठीक है सर, आप उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, ये सेरेमोनियल, ये सर आप उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल पॉइंट आ गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होते तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता था, उनका कोई रोल ही नहीं है। उनका जो एजाज मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तनाजुर में है क्योंकि उन्होंने फ्लड की सूरत हाल पे बात करते हुए पहले ये कह चुके हैं कि जो प्रोविंशियल सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है, सीएम साहिबा हैं, तो वो उनको जाने से बेहतर है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। फ्लड के हवाले से भी वो यही कह रहे हैं कि पीएम साहब या सीएम साहिबा जो सीएम है हमारे सूबों के, वो तो नहीं पहुंच रहे, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचेंगी तो कुछ नहीं होगा, काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। सर बात असल ये हो रही है। शिराज साहब, जब आप उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते तो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है? बरं ठीक है सर, खुदा का खौफ करें। मेरी बात सुने जी, लोग मुश्किल में हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं और हम किसी को खुश करने के लिए ये बातें कहें किसी हक में किसी के खिलाफ में, ये कह रहा हूं। देखिए सर, बिल्कुल आप अपने आप को कंसीव करें, सीरियसनेस देखें। जब आपका घर उजड़ जाता है, आपका माल उजड़ जाता है, आपकी फसल उजड़ जाती है, ये जो गंदम है, ये जो चावल है, हम बाहर के मुल्कों में भी ये पाकिस्तान का, इंडिया का चावल और आटा और ये सारे स्पाइसेस खाते हैं। तो उन किसानों की भी बात करें, उनके माल मवेशियों की बात करें, उन औरतों के साथ जो उनके मसाइल हैं और सांप के काटने के मसाइल हैं। अब मैं देख रहा था कि एक बंदा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था, ऊपर कोबरा था और नीचे पानी था, तो वो 24 घंटे उस दरख्त पर लटका रहा। आप लोगों की मुसीबतों को देखें। कतर आपको पैसे दे सकता है, चूंकि हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। हमें ये चाहिए कि दूसरे हमें अमदाद दें, पैसा दें और हमारी रिसोर्सेज, हमारे एयरपोर्ट हम खुद ही मैनेज कर सके तो दूसरे लोग आकर इसको मैनेज करके दें, चलाएं। और हमारे पास कोई मंसूबे नहीं है, हम रेल और मिनरल हमारे मुल्क के अंदर है। प्रोग्राम का वक्त सर शराज साहब खत्म होने को है। आपका तजिया हमारे लिए बिल्कुल जो है वो इम्पॉर्टेंट कहा मैंने, लेकिन मैं इस पे कंक्लूडिंग जो है वो इस पे थोड़ा सा बता देता हूं कि आप फरमा रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कतर
वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, एक्सपोर्टर है जो पेट्रोलियम मसनूआत का, LNG का, तमाम इनसे मामला। जो मुल्क दुनिया के इस वक्त जो इस कंट्री वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर है और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो एडमिट करता है यूएस से इस चीज पे, ठीक है, तो उसके बाद उनको जहाज गिफ्ट कर देता है। पाकिस्तान इस वक्त नो डाउट एक सॉवरेन कंट्री है, लेकिन मुआशी बहरान के अंदर है, तो हमें इस चीज पे समझने की जरूरत है। अगर चाहे सेरेमोनियल है या जिस हवाले से भी है, अगर एक दिन पीएम साहब चले गए हैं कतर में इजहारे यकजहती दिखाने के लिए, ये मेरी जाती राय है कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर होगा। जैसे हमने ईरान को जो है उसके बुरे हालात में उसके साथ खड़े, तो ये मुस्लिम कंट्री को इंप्रेशन जाता है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, तो पाकिस्तान सबके साथ खड़ा है, एटमी पावर के साथ खड़ा है। जैसे इजराइल ने कहा कि 9/11 का उसने हवाला दिया को, तो पीएम साहब का वहां पे दौरा ये नेतन्याहू के लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तान अलल ऐलान जो है वो मुस्लिम्स के साथ खड़ा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का है। अपने मेजबान उमर शरीफ लिगारी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।